हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्यता गोल। आज से हम लोग पॉलिटी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉलिटी का सिलेबस बताया था और आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली विशेषता क्या है। तो आपकी पहली विशेषता ये है, जो आपका भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का है। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, तो किसका हो जाएगा? अमेरिका का। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहली विशेषता तो यही हो गई कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। ठीक, तो दूसरी विशेषता देखते हैं, विभिन्न स्रोतों से विहित। मतलब विभिन्न स्रोतों से क्या है, ये विहित है, माने भरपूर है। कैसे? देखिए, पहले समझ लेते हैं कि विभिन्न स्रोत, भारतीय संविधान जो है, ठीक है, वो उसमें दो तरह के स्रोतों से लिया गया है। एक तो आंतरिक स्रोत, एक होगा आपका बाह्य स्रोत। ठीक, आंतरिक स्रोत में क्या क्या है, मतलब भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जो है वो आंतरिक स्रोतों से लिए गए हैं, कुछ प्रावधान बाह्य स्रोतों से लिए गए हैं। आंतरिक स्रोत क्या हो जाएंगे? आंतरिक स्रोत ये हो जाएंगे, देखिए पहले क्या था, आज़ादी के पहले यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी प्रावधान भारत में लागू थे, ठीक है, वो क्या हो गए? आंतरिक स्रोत। जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद लिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो लिए गए हैं आपके 1935 के अधिनियम से। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग आपके 250 से ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं। तो आंतरिक स्रोत हो जाएगा 1935 अधिनियम। ठीक, और बाह्य स्रोतों की बात करें, बाह्य स्रोतों की बात करें तो क्या है कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान सभा द्वारा 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। फिर वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थे, अच्छे अच्छे प्रावधान थे, उसको क्या किया गया? भारतीय संविधान में लिखा गया। लेकिन इसी पर इसकी आलोचना भी की गई कि ये तो क्या कहते हैं, उधार का थैला है भारतीय संविधान, सब कुछ बाहर से ले लिया। तो ऐसा नहीं है, हमने खाली अदर जो देश थे उनके संविधान से सिर्फ अच्छी बातों को लिया और भारतीय परिवेश में थोड़ा बदल कर तब अपने संविधान में इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? बाह्य स्रोत, यानी अन्य देशों के संविधान से बाह्य स्रोत। जैसे कि नीति निषेध तत्व है आपका आयरलैंड से, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को क्या किया हमने? बाहर के संविधान से लिया है। ये हो गए बाह्य स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता देख लेते हैं, कठोर एवं लचीला संविधान। जो भारतीय संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये कठोर है और लचीला है? तो कहाँ पर कठोर है, कहाँ पर लचीला है? तो इसका पता लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान बहुत मुश्किल से संशोधन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और कौन सा संविधान का ऐसा प्रावधान है जो बहुत आराम से, बहुत आसानी से उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार इसको क्या बांट दिया गया है? कठोर एवं लचीला संविधान। तो कठोर संविधान वो प्रावधान है जो आपके क्या है, अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। ये संशोधन की विधि दी गई है 368 में। ठीक है, तो इसके द्वारा दिया गया है, जैसे कि अगर कोई भी संशोधन करना है संविधान में, तो एक तो आपका केंद्र का जो संसद है उसका 2/3 बहुमत चाहिए, प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए। तो बहुत ज़्यादा प्रक्रिया उसकी टफ हो जाती है। तो इस बेस पे हमने कहते हैं ये तो बहुत कठोर संविधान है। ठीक है, और जैसे कि लचीला कहाँ पर है? जब कोई भी प्रावधान या संशोधन करने में खाली साधारण बहुमत से ही पास हो जाता है वो संशोधन, तो उसको क्या कहते हैं? बहुत ही लचीला, बड़े आराम से पास हो गया ये कानून। तो ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा था जम्मू कश्मीर राज्य को क्या किया गया है, 2 यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये केंद्र के क्या हो गया? संसद के साधारण बहुमत से पास हो गया। ठीक है, तो इस जगह हम कह देंगे ये तो बहुत आसानी से ये तो परिवर्तन हो गया, यानी कि ये बहुत लचीला संविधान है। ठीक है, तो कुछ क्वालिटी ऐसी हैं संविधान पे जिसके बेस पर हम क्या कहते हैं, ये कठोर और लचीला संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। आपकी नेक्स्ट विशेषता की एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जिस देश में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास और कुछ शक्तियाँ क्या होती हैं? राज्य के पास। लेकिन क्या लिखा है कि एकात्मकता की ओर झुकाव। हमारे संविधान की विशेषता ये है कि ये एकात्मकता की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। जो केंद्र है उसको थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? ताकि क्या है, देश में एकता बनी रहे।
अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो हर राज्य क्या करेगा, कहेगा हम अपना एक अलग देश बना ले रहे हैं, सब क्या होगा, बिखर जाएगा। तो इसीलिए केंद्र को क्या किया गया है, थोड़ा ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक, जैसे कि आपका भी आपातकाल आ जाए तो क्या होगा, पूरा शासन कहाँ चला जाता है, केंद्र के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, केंद्र शक्तिशाली है। तो इसी को हम कहेंगे एकात्मकता की ओर झुकाव। नेक्स्ट विशेषता है आपकी सरकार का संघीय रूप। यह भी हमने बताया था, सरकार का कैसा रूप है, संघीय रूप है। केंद्र और सरकार के बीच क्या है, राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास हैं और कुछ शक्तियाँ क्या है, राज्य के पास हैं। ठीक है, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है संघीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, एक क्या बना हुआ है, बैलेंस है, किसके बीच, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच। कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है कि सरकार ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस पर पुनर्विलोकन करता है या कहता है कि आपने तो संविधान का उल्लंघन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यायिक सर्वोच्चता दिखती है। लेकिन केंद्र क्या कर सकता है, केंद्र सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान हैं आपकी संविधान में, उसको संशोधन कर सकता है। तो ये शक्ति संसद के पास है। ठीक है, यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकता है और न्यायालय उस संशोधन पर क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो दोनों के बीच क्या है, एक बैलेंस है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि आप केंद्र भारी दिखता है, कहीं कहीं पर न्यायालय भारी दिखता है, लेकिन सर्वोच्च कौन है, आपका संविधान है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो संविधान में दोनों के बीच क्या बनाया गया है, बैलेंस बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट विशेषता देखते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, एकीकृत है और स्वतंत्र है। एकीकृत का मतलब क्या होता है कि क्रम से है हर चीज़। जैसे अभी कोई विवाद हो गया तो आप पहले कहाँ जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब वहाँ नहीं आपको न्याय मिलेगा तो आप जाएंगे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एक क्रम बना हुआ है न्याय व्यवस्था का, तो इसी को हम कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। और स्वतंत्र कैसे है, स्वतंत्र का मतलब वो सरकार से बिल्कुल अलग है, वो सरकार के अंडर नहीं आती है। ठीक है, स्वतंत्र कैसे, जैसे आपकी ये विधायिका है यानी संसद, उसके अंतर्गत आपकी क्या आती है, कार्यपालिका यानी जो मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन आपकी न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, इन दोनों से क्या है, बिल्कुल अलग है, इनसे कोई मतलब नहीं है केंद्र से न्यायपालिका का। तो हमारे भारत की न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं मौलिक अधिकार। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी भी। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, पहली बात तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके हनन होने पर क्या होता है कि आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, उनको लागू कराने के लिए। तो इन अधिकारों को हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। ये आपके संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद क्या होगा आपका इसका, 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार हो गए। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, अगर इनका हनन होता है तो डायरेक्ट कोर्ट तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो सरकार जब कोई कानून बनाती है या कोई नीति बनाती है तो ये दिशा देते हैं सरकार को कि देखिए आप, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं आपके, तो उसमें जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया या कोई भी प्रावधान है, तो सरकार जब कोई नीति बनाती है तो वो देखती है कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा हुआ है, उसी के अनुसार क्या करती है, वो अपनी नीति बनाती है ताकि इनका उल्लंघन ना होने पाए। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको डिटेल से बताऊंगी कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और हाल ही में क्या परिवर्तन हुआ है, उनके अनुच्छेद क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे आपके वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आपके वर्तमान में तो 11 हैं, पहले 10 थे। लेकिन याद रखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मूल संविधान जो आपका था, जब आपका लागू किया गया है 1950 में, तब मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में नहीं थे। तो ये कब जोड़े गए हैं, इनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कब जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया है,
मौलिक कर्तव्य को आपके संविधान में जोड़ा गया है। तो जब मैं पढ़ाऊंगी टॉपिक तो बताऊंगी किस समिति के अनुशंसा पर किस देश से लिया गया है और क्या क्या मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि यह एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे भारत क्या है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, ईसाई राष्ट्र नहीं है, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य के लोगों का धर्म है और सभी धर्मों का सम्मान करना क्या है, सभी का कर्तव्य है और संविधान उसकी रक्षा करता है। सभी के धर्मों की रक्षा कौन करता है, संविधान करता है। ठीक है, तो भारत कैसा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं उनको मत देने का अधिकार है। और ये वयस्क जो है वो उनकी एज क्या है, किस उम्र से ये क्या कर सकते हैं, मत दे सकते हैं। देखिए वर्तमान में तो आप लोगों को पता है 18 साल या उससे अधिक के उम्र के लोग क्या होता है वोट डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री पुरुष किसी भी जाति का हो, कोई भी भेदभाव नहीं, क्या बस 18 साल एज होनी चाहिए, उससे या अधिक एज होनी चाहिए तो क्या हो सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि क्या था कि पहले ये उम्र 18 नहीं थी, 21 साल थी। जब आप 21 साल के होंगे तभी वोट डाल सकते हैं। तो 18 वर्ष कब किया गया, ये उम्र घटाकर 18 वर्ष कब की गई, तो ये आपकी की गई है 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया है, उम्र को क्या कर दिया गया, 21 से बढ़ा करके आपका 18 कर दिया गया है, घटा करके 21 से घटाकर क्या कर दिया गया, 18। ठीक, लेकिन ये लागू कब हुआ ये प्रावधान, 1989। अगर सन पूछा जाएगा किस वर्ष आपकी वोट देने की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, तो 1989 में। ठीक, और अगर संविधान संशोधन पूछे तो आप कह सकते हैं 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। ठीक, नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार हो गया। एकल नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है, एक देश एक नागरिकता। ठीक, जैसे हम लोग क्या है, सिर्फ भारतीय हैं, हम ये नहीं कहते कि हम यूपी वाले हैं, हम बिहारी हैं, ये हमारी क्या है, एक राज्य की पहचान हो सकती है, लेकिन ये राष्ट्र हमारी नागरिकता नहीं है। नागरिकता हमारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। ठीक, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में, कि एक तो वहाँ की क्या कहते हैं अमेरिकन, उनकी एक राष्ट्र की नागरिकता है, देश की नागरिकता क्या है, अमेरिकन है वो लोग। दूसरा क्या है, उनके राज्यों की अलग अलग नागरिकता है, यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक तो राष्ट्र की, दूसरी उनके राज्यों की। ठीक, लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। मतलब ये कि अगर कोई भारतीय हो तो वो सिर्फ भारतीय होगा, वो अन्य ये नहीं कह सकता हम भारतीय भी हैं और हम अमेरिकन भी हैं, वो सिर्फ भारतीय होगा। अगर कोई भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जैसे वो अमेरिकन बन गया, ठीक है, तो उसकी क्या हो, जिस दिन से वो अमेरिकन बनेगा उस दिन से उसकी भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं एकल नागरिकता, एक टाइम पे बस एक ही नागरिकता होगी। ठीक, नेक्स्ट समझ लेते हैं, स्वतंत्र निकाय। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि उसने क्या किया है, बहुत सारे स्वतंत्र निकाय बनाए हैं जिससे क्या है, देश का शासन अच्छे से चलाया जा सके। जैसे कि आपका निर्वाचन आयोग हो गया है, ठीक है, आपका यूपीएससी हो गया है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आपका कैग। ठीक है, ये सब क्या है, स्वतंत्र निकाय है। कैग क्या करता है, आपको पता है कि ये क्या कहता है, जो राज्य जो है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो भी है, जो सरकार जो अपना क्या करती है, आय और व्यय करती है, ठीक, टैक्स लेती है और बहुत सारे निर्माण करवाती है, तो कहीं बीच में घपला तो नहीं कर रही, घोटाला तो नहीं कर रही, जितना वो कर ले रही है उतना वो देश के हित में खर्च कर रही है कि नहीं, अपने पास तो नहीं रख ले रही। तो ये सब कौन निगरानी करता है, ये सब कैग करता है। मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी तो इसकी बारे में डिटेल से बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं, आपातकालीन प्रावधान। ये क्या है, देखिए, जब ये वैसे 3 तरह के होते हैं, आपके संविधान में कितने तरह के आपातकालीन प्रावधान है, 3 तरह के। कौन से, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य में यानी राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक, आपातकाल क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि देश में क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह होने लगता है, बहुत सारी अशांति हो जाती है, ठीक है, और शासन सही से काम नहीं करता है, तब आपातकाल की स्थिति देश में आ जाती है।
ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो समझ गए, जब पूरे देश में सशस्त्र विद्रोह, अशांति हो, किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया हो, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई हो और सरकार को लग रहा है कि हाँ देश में क्या कहते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये किसका, इसका अनुच्छेद क्या है ये पूछा जा सकता है, 352। ठीक है। 352 के तहत क्या होता है, आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और 356 के द्वारा क्या होता है, आपका राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक। और 360 के तहत क्या होता है, आपका वित्तीय आपातकाल होता है, यानी कि जब राष्ट्र में आर्थिक संकट आ जाता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है। तो ये आपके आपातकालीन प्रावधान संविधान में हैं। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार ये तो हमारे संविधान की सबसे यूनिक क्वालिटी है, ये तो अन्य देश के संविधान में नहीं मिलता है। त्रिस्तरीय सरकार मतलब पहले हर देश में क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बस। लेकिन हमारे देश में क्या है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके नीचे क्या है, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में क्या आ जाएगा, आपके पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएँ। और ये कब जोड़ा गया है संविधान में, तीसरी जो है पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएँ, ये आपके जोड़ा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ये मैं टॉपिक आपको अलग से पढ़ाऊंगी और डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं, सहकारी समितियाँ। ये क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक समान आर्थिक उद्देश्य के लिए एक समिति बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे गांव में 10 लोग हैं, उनके छोटे छोटे खेत हैं। अब एक के पास ट्रैक्टर है, ठीक, एक के पास ट्यूबवेल है, एक के पास कुछ भी है, हल वगैरह, एक के पास बैल है, कुछ इस तरह से सबके पास थोड़ा थोड़ा सामान है। अब अकेले एक सामान से एक खेत की नहीं हो सकती है जुताई, तो वो क्या करते हैं कि एक समिति बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर दे देंगे, किसी ने कहा कि हम ये व्यवस्था कर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा और सबने 100 रुपये मिला करके अपना कुछ एक जो नहीं है उनके पास व्यवस्था वो कर ली, और उसके बाद जब फ़ायदा हुआ तो वो अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सबका फ़ायदा हो जाता है। तो ये होता है सहकारी समितियाँ, ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। आई होप आज आपको संविधान की विशेषताएं समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।